नमस्कार बच्चों, आज मैं ममता सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हूँ व्याकरण आनंद लेकर वर्ग 5 के लिए। तो आज पाठ में पाठ 1 पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। पाठ 1 के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भाषा, लिपि और व्याकरण, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले मैं आपको भाषा के विषय में बताऊंगी, यानी कि भाषा के ऊपर विशेष प्रकाश डालूंगी। भाषा बच्चों, सबसे पहले भाषा के विषय में जाने कि भाषा क्या है। तो बच्चों, भाषा भाष धातु से, भाषा का जन्म भाष धातु से हुआ है। भाष धातु का अर्थ ही होता है, भाष धातु से हुआ है, जो कि संस्कृत के शब्द हैं और इसका अर्थ होता है बोलना या कहना। भाष का अर्थ होता है बोलना या कहना। अब सबसे पहले हम देखें कि भाषा की उत्पत्ति हुई भाष धातु से, और भाषा के विषय में बच्चों हम जानें कि भाषा है क्या। तो भाषा जो तुम अपने मन की बात, अपने भावों के विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करते हो, सरल साधन भाषा, सरल साधन भाषा। तो भाषा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं अपने मन के विचारों को सिर्फ बोलकर ही नहीं, लिख करके भी हम एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं, तो वह भाषा है। अब भाषा को हम लोग 2 रूपों में बांटते हैं। भाषा 2 रूप में, जैसे पहला मौखिक और दूसरा लिखित। पहले भाषा का रूप मौखिक है, यानी बोलकर, और दूसरा लिखित। लिखित का अर्थ ही होता है लिखा हुआ, यानी कि लिखकर जो अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको बताई कि भाषा की परिभाषा अगर किसी ने आपसे पूछा तो आपको क्या कहना है। तो आपको कहना है भावों अथवा विचारों के आदान प्रदान का सरल साधन भाषा है। ठीक है। अब भाषा के हम 2 रूप के विषय में चर्चा किए, पहला मौखिक यानी बोलकर, और दूसरा लिखित यानी लिखकर। तो सबसे पहले मैं मौखिक के विषय में विस्तार रूप से आपको थोड़ा बता देती हूँ। तो मौखिक जो बोलकर करते हैं, प्रकट करते हैं, यह भाषा प्राचीन समय से भी आया है, प्राचीन समय से ही आया है। जैसे ऋषि मुनि प्राचीन समय में पहले बोलकर ही ज्ञान एक दूसरे को दिया करते थे, और आज के भी युग में हम बोलकर ही एक दूसरे को व्यक्त करते हैं, अपनी भाषा को बताते हैं। तो यह हमारा मौखिक रूप होता है। और मौखिक रूप के अंतर्गत और भी आप समझ सकते हो, जैसे 2 लड़के आपस में बात करते हैं, तो वह उनका क्या हुआ, मौखिक रूप। या बच्चों, मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, तो यह कौन सा रूप है, तो यह मौखिक रूप है। यह कौन सा रूप है, तो यह मौखिक रूप है। आप सुन रहे हो और मैं बता रही हूँ, मौखिक रूप है। इस तरह से और भी हम उदाहरण दे सकते हैं। जैसे समाज में आप देखते हो नेताजी भाषण देते हैं, तो उनका भाषण देना क्या है, तो मौखिक रूप। उनका भाषण देना मौखिक रूप है। इस तरह से और भी उदाहरण, जैसे कि आपकी माँ आपको पुकारती है, बुलाती है ना, तो आप क्या बोलते हो, आया माँ। तो आया माँ कहना भाषा का मौखिक रूप है। आया माँ कहना भाषा का मौखिक रूप है। तो ये आप बोलकर कहते हो। सबसे पहले मैं आपको बताई कि बोलकर कहना ही आपका मौखिक रूप है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, लिखित रूप में आ जाए। तो लिखित रूप, लिखित का अर्थ ही होता है लिखा हुआ। लिखित का अर्थ ही होता है लिखा हुआ। तो लिखा हुआ, सबसे पहले मैं बता दूं विशेष बात कि लिखित रूप अस्थायी होता है। लिखित रूप अस्थायी होता है। जो आप या मैं या कोई भी हमारे समाज में जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं, वो लिखा हुआ से ही हम ज्ञान अर्जित करते हैं, लिखित कार से ही ज्ञान अर्जित करते हैं। पुराने या प्राचीन ग्रंथ की बातें कर लो, या फिर
आप इतिहास की बातें कर लो तो वह सब हमें कहाँ से मिला, तो लिखित रूप में ही हम धरोहर के रूप में पाए हैं और उसी का ज्ञान अर्जित किए और उससे हम आगे बढ़े। और आज के भी युग में, है ना, आज के भी युग में, आज वर्तमान युग में मैं बात कर रही हूँ, है ना, आज वर्तमान युग में भी इतना हम आगे बढ़ गए हैं, सारा कुछ हमारा कार्य हो रहा है। तो यहाँ भी महत्वपूर्ण है लिखित कार्य का। यहाँ भी कहीं ना कहीं हम लिखित कार्य को ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हैं क्योंकि लिखित कार्य हमारा अस्थायी होता है। आप या तो फिर कोई आप मंत्री को देखते हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या संसद के कोई सदस्य हो, है ना, तो ये कोई भी, या फिर कोई अध्यापक ही हो या कोई कर्मचारी हो, कोई भी हो, तो वो जो लिखित उनको जो कागज मिलती है पद के लिए, तो वह लिखित ही मिलती है और वह अस्थायी उनके पास रहता है। तो बच्चों, लिखित का आज भी इतना ही महत्व है जितना पहले हुआ करता था। जितनी भी जानकारी हो रही है मुझे लिखित कार्य से पद्धति से ही हो रही है और आगे भी हम जो पीढ़ी को देने वाले हैं, आने वाली पीढ़ी को, वह भी हम लिखित रूप में ही धरोहर रखते हैं। तो यह लिखित कार्य हुआ। लिखित कार्य के अंतर्गत और भी मैं आपको उदाहरण दे दूं, क्योंकि मैं शुरू में ही बोली कि आज मैं भाषा पर ही विशेष बल दे रही हूँ, जैसा कि आपकी पुस्तक में भी दी हुई है। तो लिखित में जैसे कि आप जाते हो सड़क के किनारे, तो जब आप सड़क के किनारे जाते हो तो तख्ते पे लिखा रहता है ना, हॉर्न बजाना मना है। तो आप कैसे जान गए? तो वो लिखित कार्य आप देखें और आपको ज्ञान आ गया कि यहाँ पे हॉर्न नहीं बजानी है। उसी तरह से और भी उदाहरण एक दो दे देती हूँ। जैसे आप किसी उपवन या बगीचे में जाते हो, ठीक है, आप किसी उपवन या बगीचे में जाते हो तो वहाँ लिखा है फूल तोड़ना मना है। क्या लिखा है? फूल तोड़ना मना है। किसी तख्ते पे लिखा है फूल तोड़ना मना है। तो वह भाषा क्या है? तो लिखित भाषा है और वह लिखित भाषा से मुझे ज्ञान हो गया कि यहाँ फूल तोड़ना मना है। या फिर और भी उदाहरण, अभी आप बच्चे हो या बड़े, कोई भी किसी भी तरह की शुभकामनाएं जो हम देते हैं, वो जन्मदिन का हो या किसी और विशेष, तो वह भी हम लिख कर देते हैं, तो वह हमारा उनके पास अस्थायी धरोहर के रूप में रहता है। तो बच्चों, लिखित भाषा आप देखें कि लिखित भाषा है हमारा अस्थायी, मौखिक हमारा अस्थायी नहीं है, लेकिन लिखित हमारा अस्थायी रूप है। और लिखित भाषा का आज भी उतना ही महत्व है जितना पहले हुआ करता था। हम लिखित भाषा को आने वाली पीढ़ियों के लिए समेट कर धरोहर के रूप में रख सकते हैं। लिखित भाषा आप समझ गए होंगे। अब भाषा से आगे मैं बढ़ूं तो आप भाषा के दो रूप जाने, मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित। अब आगे बढ़े तो अब जैसे कि मैं बोलती हूँ ऐसे, ये मैं क्या की? तो होठ पर उंगली रखी, यानी कि आपको क्या की? इशारा की। आपको इशारा की। तो इशारा करना सांकेतिक होता है, संकेत करना होता है, यानी कि उसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं। लेकिन वह भाषा के रूप में नहीं लिया जाता है, यह भाषा के रूप में इसको नहीं लेते हैं। हम इशारों से ही बातें कर लेते हैं। जैसे मैं अभी बोली इस तरह से, यानी कि होठ पे उंगली रख के मैं बोली कि चुप रहो, तो ये भाषा हुआ क्या? तो संकेत की, इशारों की भाषा। मैं आपको जाने के लिए बोल दी, आने के लिए बोल दी, लेकिन ये भाषा के रूप में नहीं ली जाती है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि संकेत यानी इशारा, उसको हम भाषा के में नहीं लेते हैं। या बस एक जानकारी के लिए मैं आपको बताई हूँ। अब आगे बढ़ते हैं विभिन्न भाषाएं, है ना। विश्व के लोग अपने विचार प्रकट करने के लिए अनेक भाषाएं बोलते हैं। आप देखोगे बेटा यहाँ पे, है ना, विश्व के लोग अपने विचार प्रकट करने के लिए अनेक भाषाएं बोलते हैं। जैसे अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, चीनी, जापानी आदि बहुत सारे भाषाएं। हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है। हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है। जैसे बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, देखो मैं लिखती हूँ,
आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़, है ना, कर्नाटक में कन्नड़, कश्मीर में कश्मीरी, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, केरल में क्या बोलते हैं तो मलयालम, और उड़ीसा में उड़िया, उड़ीसा में उड़िया। तो ये आप देख रहे हो कि हमारे देश में जो भाषाएं बोली जाती है वो यहाँ लिखी हुई है। तो और भी हम लोग विशेष तौर से जाने कि हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हम हर वर्ष कब, तो हर वर्ष हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ये आप सभी जानते हो, है ना। आप पिछले पूर्व कक्षा में भी आप पढ़ चुके होंगे वर्ग में कि आप 14 सितंबर को हिंदी दिवस विद्यालय में मनाते आए हो। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं लिपि, ठीक है। मैं समझती हूँ भाषा आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ती हूँ लिपि। आप देखो लिपि, है ना। तो लिपि देखो, लिपि भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा का लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, यानी कि पद्धति जो है वह लिपि कहलाती है। अब देखते हैं हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और सिर्फ हिंदी ही नहीं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है बच्चों, ये संस्कृत, है ना। संस्कृत की भी लिपि क्या है तो देवनागरी है। गुजराती ये भी देवनागरी है। मराठी ये भी देवनागरी है। तो भाषा की लिपि, इन तीनों भाषा की भी लिपि क्या है तो देवनागरी है। और शुरू में मैं बताई कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा के दो रूप हो गए, कौन सा तो मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित को विस्तृत रूप से आपको मैं जानकारी दी। हिंदी दिवस कब मनाते हैं तो 14 सितंबर को मनाते हैं। और दूसरा मैं बताई लिपि किसे कहते हैं तो लिखने की पद्धति या ढंग को हम लिपि कहते हैं। और देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। और संस्कृत, गुजराती, मराठी ये भी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे तीसरा में हम आते हैं, क्या है हमारा व्याकरण। क्या है व्याकरण। तो ये सब जो बातें हो रही थी, ये सारी बातें तो व्याकरण के तहत ही हो रही थी, है ना। ये सारी बातें किसके तहत हो रही थी, व्याकरण के अंदर ही आ रही थी सारी बातें। तो व्याकरण की परिभाषा मैं आपको बताती हूँ कि व्याकरण किसे कहते हैं। आप देखो कि भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण है। शास्त्र क्या है तो व्याकरण है। तो आप सभी को जब तक व्याकरण की अच्छी जानकारी नहीं होगी तो हम शुद्ध बोल लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। अब व्याकरण के तीन, मुख्यतः व्याकरण के तीन रूपों में हम इसको बांटते हैं। पहला वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में आपसे मैं मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।